हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने और आपके चैनल HS फॉर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि इतने सारे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत हमें क्यों पड़े। आपको ध्यान में रखना होगा कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमारे पास सजीव होते हैं और हमारे पास निर्जीव होते हैं। सजीवों के लक्षण भी मैंने बता दिए थे आप लोगों को। तो आज हम क्या करते हैं, सजीवों के लक्षण को अपन थोड़ा सा डीपली जाके स्टडी करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सजीवों के लक्षण होते हैं तो विशिष्ट लक्षण भी होने चाहिए, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए। इसी को देखते हुए आज मैं जो है आप लोगों के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग लेकर आया हूं, मतलब सजीवों के लक्षण। ठीक है ना। हेडिंग क्या है आपका? सजीवों के लक्षण। ठीक है ना। क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब इसकी बात होगी तो हमें ये सोचना होगा कि सजीव, कोई सा भी सजीव हो, या तो वो क्या हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जीव जंतु हो सकते हैं, या फिर वो प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। कोई सा भी लिविंग होगा, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, या तो वो एनिमल हो सकता है या तो फिर वो प्लांट्स हो सकता है। ठीक है। मैं बात करूंगा दोनों की, इसकी बात करूंगा और इसकी बात करूंगा। इसके पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि इनके पास कौन कौन से लक्षण होते हैं। यानी अगर कोई सा जीव सजीव है तो उसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे कि उसके पास वो सजीव है अथवा निर्जीव है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा। पहले बार प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं, बट शुरुआत फिर से मैं वहीं से करना चाहता हूं। देखिए क्या होगा। क्या है पहला होगा उसमें मूवमेंट होगा, मतलब उसके पास क्या रहेगी, गति होगी। गति के बारे में जानेंगे। ठीक है। आप सभी को पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, उन सारे में गति पाई जाती है। मतलब कि सारे एनिमल्स में गति होती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, या तो फिर वो जीव जंतु कैसे हो, यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। मतलब कि चाहे जीव जंतु एक कोशिकीय हो चाहे वह बहुकोशिकीय हो, उसमें गति मिलेगी हमें, यानी उसमें गति देखने को मिलेगी। वो जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। अब हम गति की बात करेंगे पेड़ पौधों में। अब सभी को पता है पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, लेकिन वो सजीव हैं। पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं, परंतु क्या होता है, कुछ पेड़ पौधों में जो विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, उनमें कुछ विशेष पार्ट्स होते हैं पौधे के, वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो हर सभी पौधों में नहीं होता मूवमेंट, बट कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड लक्षण क्या होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ, वृद्धि, इसमें बात करेंगे हम। आप सभी को पता है ग्रोथ
एनिमल्स में भी होगी और प्लांट्स में भी होगी। जब एनिमल्स में क्या होगा, जब एनिमल्स के सेल्स आपस में डिवीजन कर करके अपने बॉडी को डेवलप करते जाएंगे, तो बॉडी डेवलप होने के कारण क्या होगा, उनका ग्रोथ भी होता चला जाएगा। ठीक है ना, आप सभी को पता है नॉर्मली सभी में ग्रोथ देखने को मिलती है। इसी तरह क्या है, एनिमल्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है। प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है, यानी ये दोनों क्या है, इसका विशिष्ट लक्षण है। मतलब क्यों विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि ग्रोथ एक ऐसा लक्षण है जो कि इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, इट मीन्स प्रजनन की बात कर लेते हैं। प्रजनन का मतलब क्या होता है, अपने जैसा हूबहू संतान उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। मतलब कि दो लोगों के मिलने से जब कोई नया तीसरा बच्चे का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अपने समान किसी दूसरे जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। आपको पता है जीव जंतुओं में यह प्रक्रिया होती है, पेड़ पौधे में भी यह प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो प्रजनन क्या होता है, सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है ना, क्या है, प्रजनन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम इधर देख लेते हैं परिसंचरण। इट मीन्स सर्कुलेशन। हाँ, एनिमल्स में सर्कुलेशन होता है। एनिमल्स में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। उनके ब्लड्स जो है, लिम्फ होते हैं, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, परिसंचरण होता है। परिसंचरण सर्कुलेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मिनरल्स विथ मिनरल्स वाटर, जो वाटर होता है ना, उसमें मिनरल्स पहले से मौजूद रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसमें सर्कुलेशन होता है वाटर के थ्रू। और एनिमल्स में किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। ये सब आपको पता है। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात हम करेंगे, मतलब कि श्वसन। सभी को पता है श्वसन होता है, जीव जंतुओं में भी श्वसन होता है और प्लांट्स में भी श्वसन होता है। इट मीन इसके थ्रू ही तो पौधों में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू ही तो क्या होता है, प्लांट्स में फूड का रेस्पिरेशन होता है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well you know, okay, so that is a characteristics. next अब हम बात करेंगे आपके किस चीज के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ी, क्यों इसका हमें उपयोग करना पड़ा, इसकी जरूरत आखिर हमें पड़ी तो पड़ी क्यों, सोचने वाली बात है। इतना बड़ा वर्ल्ड है, यहाँ पर बहुत से टाइप के पेड़ पौधे, बहुत से टाइप के एनिमल सब एक साथ रहते हैं। ठीक है ना, सब एक साथ रहते हैं। तो हमें उनमें से स्पेसिफिक किसी एक जानवर को पहचानने के लिए सारे लोगों को तलाशना पड़ेगा, सारे लोगों को खबर। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। मान लो कि मेरे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अलग अलग क्लास की अलग अलग बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, अब मुझे वहां से 12th क्लास के फिजिक्स की बुक निकाल के लानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं है ना कि फिजिक्स की बुक कहाँ रखी हुई है, मुझे तो सारी बुकों को उठाकर देखना पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है मेरे पास, कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि मैं एक हाथ डालूं और वहां से तुरंत फिजिक्स की बुक को पिक कर सकूं। ऐसा मेरे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ओके, तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि इतने सारे चीजों में से, इतने सारे जीव जंतुओं में से, इतने सारे पेड़ पौधों में से किसी एक जानवर, किसी एक पेड़ पौधों की जानकारी इकट्ठा करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। हमारे जो बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे उस समय के, उनको बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने एक काम किया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। सबसे पहले क्या किया कि पेड़ पौधों को एक साइड रख दिया और जीव जंतुओं को एक साइड रख दिया। थोड़ा आसानी हो गया कि पेड़ पौधे अलग हो गए और जीव जंतु अलग हो गए। इससे क्या आसानी हुआ कि पेड़ पौधों की कैटेगरी अलग हो गई और
आपके एनिमल्स की कैटेगरी अलग हुई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे आप। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, किसकी बात करूं, प्राचीन भारत की, और उसमें भी किसकी, वैदिक साहित्य में जो हमारे पुराने पुराने ग्रंथ हैं, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में हमारे पास जो हमारे पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं, उनमें क्या होता है, उनमें प्लांट्स को अलग डिवाइड किया गया था और हमारे एनिमल्स को अलग डिवाइड किया गया, ठीक है ना। मतलब हमारे वैदिक साहित्य जो हमारे ग्रंथ थे पुराने, उसमें प्लांट्स कितने थे, 740 टाइप्स के प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ था। 740 टाइप्स के प्लांट्स एंड 250 टाइप्स के एनिमल्स की बात की गई थी। मतलब जो वैदिक साहित्य था हमारा, उसमें दो कैटेगरी में, प्लांट्स और एनिमल्स, दो कैटेगरी में बांटा गया था। इसमें 740 प्रकार के पेड़ पौधों की बात की गई थी और 250 के प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बात की गई थी, ठीक है ना। क्या हुआ, ये समझ में आया अपने पास। फिर थोड़ा सा जमाना थोड़ा और आगे चला, जब वैदिक साहित्य से निकलकर हम थोड़ा चिकित्सा क्षेत्र में आए। क्या क्षेत्र में आए, चिकित्सा क्षेत्र में आए, तो वहां पर क्या हुआ, चिकित्सा क्षेत्र में हमें सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, दो टाइप के हमें ग्रंथ देखने को मिले। सुश्रुत एंड सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। चिकित्सा क्षेत्र में इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है ना। अब क्या बात हुई कि चरक संहिता में, इस बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी। चरक संहिता में क्या हुआ था, 200 प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बात हुई थी। 200 प्रकार के एनिमल्स की बात हुई। मतलब कि चरक संहिता में 200 प्रकार के जीव जंतु को अलग से शामिल किया गया था, ठीक है ना। और इसी में 240 प्रकार के किसके, पेड़ पौधों की बात की गई थी। प्लांट्स की बात हुई थी, ठीक है ना। समझ में आया। तो चरक संहिता, आपको मैं बता दूं, चिकित्सा क्षेत्र के जो जनक है ना, चिकित्सा क्षेत्र के जनक चिकित्सा क्षेत्र के जो जनक हैं, वो कौन है, सुश्रुत, ठीक है ना। अब मैं बता दूं, चरक संहिता में 200 प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बात हुई थी और 240 प्रकार के औषधीय पेड़ पौधे के बारे में बात हुई थी। तो ये था हमारा कैसा, चिकित्सा क्षेत्र की जब पूरे दुनिया में शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और पूरे जब
ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत पुराने भारत की बात कर रहा हूँ, जब शुरू शुरू में इंडिया का जो है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्या हुआ था, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस समय औषधीय पौधों का यूज करके, किसी भी क्षेत्र में मेडिकल साइंस नहीं थी उस समय, तो औषधीय पेड़ पौधों से ही लोगों का इलाज होता था। तो ये था चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें शामिल करना जरूरी था। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस समय के क्लासिफिकेशन की, मतलब कि इस जमाने में कौन से क्लासिफिकेशन हमको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, देखेंगे। अब मैं बात करूंगा आगे किसकी, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। ये क्या चीज होती है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या होता है, इस पद्धति में हम किसका, इस चीज में हम किसका यूज करते हैं कि किसी भी जीव को, एक या एक से अधिक चीजों में इसको डिवाइड करते हैं। मतलब कि कोई सा, इतने सारे टाइप्स के जो है, अब मैं आपको हिस्ट्री बता दूं क्या होता है हमारे पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक बहुत सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी मिलाकर क्या है, हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने सारे जीव जंतु रखे हुए हैं, इतने सारे जीव जंतु थे। अब इतने सारे जीव जंतुओं में हमें पहचान करनी थी, इतने सारे जीव जंतुओं में यह पहचान करनी थी कि कौन से प्लांट्स हैं और कौन से एनिमल्स हैं, इसकी हमें पहचान करनी थी। ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या कि इसमें जीव जंतुओं को कई अलग अलग वर्गों में रखा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। हम किसी चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं मतलब अलग अलग टाइप में बांट देते हैं। ठीक है ना। जैसे कितने सारे जीव जंतु जो थे उसको प्लांट्स में डिवाइड किया, फिर एनिमल्स को काय में डिवाइड किया, बड़े जीव जंतुओं में, मतलब जीव जंतुओं में भी जो सबसे बड़े थे उनको अलग रखा, जो सबसे छोटे थे उनको अलग रखा, जो और छोटे थे उनको अलग रखा। प्लांट्स को भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया था। मैं आगे बताऊंगा, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों को बस नॉर्मल में मैंने आपको बहुत बताया, अभी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं अभी ये चीज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं को अलग अलग टाइप में बांटा जाता है। ठीक है ना। मतलब अरेंज करना, मैंने बताया था ना कि लाइब्रेरी को, बहुत बड़े लाइब्रेरी को हमें अरेंज करना है। हमने बोल दिया कि सारी 12th की किताबें इस वाले कमरे में रहेगी, सारी 11th की किताबें इस वाले कमरे में रहेगी, 10th की बुक्स उधर रहेंगी, 9th की बुक उधर रहेगी, ऐसा करके, मतलब कि इकट्ठे कहीं ढेर नहीं लगाना, हमें उसको अरेंज करके एक क्लास में, एक वर्ग में उसको विभाजित करके रखना है। ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है टैक्सोनॉमिकल, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकी। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, जितने सारे जीव जंतुओं को अलग अलग चीजों में बांटा गया है उनका नामकरण करना। क्या करना, उनको पहले पहचानना, फिर उनका नामकरण करना। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, अलग अलग जीव जंतुओं को पहले क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसका क्या करना पड़ता है, नोमेनक्लेचर करना पड़ता है। मतलब कि पहले उसको पहचानो फिर उसका नाम दे दो। ठीक है ना। पहले उसको पहचानो फिर नाम दे दो। इसमें क्या, अलग अलग टाइप में उसको बांटना पड़ता है। ठीक है ना। और इसमें क्या करना पड़ता है, एक किसी को पहचानो फिर उसका नाम रख देना है। ठीक है ना। उसके बाद एक शब्द आता है सिस्टमैटिक्स। क्या आता है, सिस्टमैटिक्स।
ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जितने सारे चीजों को हमें बांटा है, जितने सारे चीजों को हमने नाम दिया है, उसको एक अरेंज में, एक सीक्वेंस में हमें स्थापित करना है। ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी चीज रहेगी, उसके बाद फिर कौन सी चीज रहेगी, उसके बाद फिर कौन सी चीज रहेगी, ये सब चीजें क्या है इस सिस्टमैटिक्स में। साथ में एक और चीज होती है, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सिस्टमैटिक्स के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्या कि इसमें कौन से जीव जंतु में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना। किसकी गर्दन ऊंची है उसको एक साइड रखेंगे, किसकी गर्दन नीची है उसको एक साइड रखेंगे, किसका रंग काला है उसको एक साइड रखेंगे। मतलब कि इसमें सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग जीव जंतुओं को अलग अलग क्षेत्र में रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। इसकी डेफिनेशन जो है आप लोग खुद स्वयं बना सकते हो। ठीक है ना। चलिए, ये अलग अलग नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके से बात करूंगा किस लिए, ये भी हो गया, चलो ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुई थी तो वो किसने किया था, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुआ था वो किसने किया था, वो सबसे पहले किया था अरस्तु ने किया था। किसने किया था, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अरिस्टोटल। ठीक है ना। इसने क्या किया भाई, इसने ये किया कि सारे जीव जंतु, सारे एनिमल्स को, इसमें प्लांट्स को शामिल नहीं करूंगा क्योंकि प्लांट्स का किस दूसरे ने किया था। ठीक है ना। इनने क्या किया, अरिस्टोटल ने क्या किया कि सारे एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया। कितने कैटेगरी में बांट दिया, 2 कैटेगरी में बांट दिया। पहला क्या था, जिनमें रक्त पाया जाता है। मतलब कि मैं आपको बताऊं, पहला क्या था, पहला था एनाइमा, इनाइमा। पहला क्या था, इनाई, और दूसरा क्या था, एनाइमा। अरस्तु ने सबसे पहले, ये कौन थे अरस्तु, ये थे आपके ग्रीक के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया। किसका, एनिमल्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, आप हेडिंग डाल सकते हो, आप हेडिंग डालो। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया, अरस्तु ने किया। क्या किया, पूरे जंतुओं को, पूरे बड़े बड़े जानवरों को उन्होंने 2 टाइप में बांट दिया। क्यों बांट दिया और क्या लक्षण देख के बांटा, देखते हैं। इसमें जिनमें ब्लड होता है, जिनमें ब्लड होता है उसको इन्होंने कहाँ रखा, और ब्लड कैसा, रेड ब्लड होता है, वो किस में रहेंगे, इस वाले ग्रुप में रहेंगे। ठीक है ना। जिनमें ब्लड होता है वो किस में रहेंगे, इस वाले ग्रुप में रहेंगे। उन्होंने क्या किया, पूरे जानवरों को, पूरे जीव जंतुओं को एक ही टाइप में बांट दिया, सॉरी 2 टाइप में बांट दिया। पहले में काय में जिसमें रेड वाला ब्लड रहेगा उसको इस ग्रुप में रखेंगे, और जिनमें ब्लड नहीं रहेगा, जिसमें ब्लड, रेड ब्लड नहीं रहेगा, उसको इस ग्रुप में रख दिया। ठीक है ना। सारे जीव जंतुओं को इस टाइप में डिवाइड किया कि जिसमें ब्लड है
वो इनाइमा में रहेगा, और जिसमें ब्लड नहीं है वो काय में रहेगा, एनाइमा में। ठीक है ना। तो ये था किसका, अरस्तु का एक क्लासिफिकेशन, जो कि आप इसमें इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। इसमें लाल रक्त वाले जीव